बाजार बोलता है। इसमें एफ आई एस का फ्लो देख लेते हैं एक बार कि एफ आई एस ने कल फाइनली कितना इनफ्लो किया इंडियन मार्केट में। अगर एक नॉर्मल डे के हिसाब से देखें तो काफ़ी दिनों के बाद एफ आई एस की जो बाइंग थी वो ऑन द पॉजिटिव साइड देखने के लिए मिली। वहीं डी आई एस का भी डेटा देख लेते हैं कि उनका किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला। तो डी आई एस थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, लेकिन एफ आई एस करीब 1157 करोड़ की बाइंग एफ आई एस की साइड से आई और डी आई एस की साइड से करीब 1911 करोड़ रुपए की सेलिंग देखने के लिए मिली है। लेकिन क्या कुछ मूड चल रहा है इस समय एशियन मार्केट में और किस तरह का मूड रहा अमेरिकन मार्केट्स में, तो एक बार देख लेते हैं वहाँ पे किस तरह की स्थिति है। तो डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ, शंघाई में हरा निशान बना हुआ है, हैंसेंग में भी हरा निशान बना हुआ है। आधा आधा 0.25% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर थोड़ा सा रेड मार्क बना हुआ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में भी थोड़ा सा एक स्थिति इसी तरह की चल रही है। लेकिन देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऐसी मार्केट में। तो उसमें जैकॉर्प यहाँ पर करीब 9% का उछाल, टी आई इंडस्ट्री करीब 7.25%, MSTCL करीब 6.25%, सुल्ला वाइनगार्ड करीब 5.5% और KEI इंडस्ट्रीज करीब 5.5% ऊपर है। ये कुछ एक काउंटर जो कि आज के मार्केट में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, साथ ही कुछ एक काउंटर जो कि अंडर परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। कौन से ऐसे काउंटर हैं जहां पर कि अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। तो उसमें ZFCV इंडिया करीब 12.5%, हैथवे करीब 10.5%, कार्टेट करीब 4%, ग्रैन्यूल 3.5%, कावेरी सीड करीब 3.5%। ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि गिरावट मार्केट से ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कुछ एक ग्लोबल खबरें जिनका कि हम जायज़ा लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय आजकल मार्केट में। तो पहली खबर जिसका कि इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिला या दुनिया भर में देखने के लिए मिला, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर। इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध विराम की मंजूरी मिल गई है। इजराइल की जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। ये हमने कल भी डिस्कशन में लिया था कि वहाँ पर जो कल का पूरा दिन था उसमें ये डिस्कस होना था इजराइल में संसद में और उसको मंजूरी दे दी गई है। अब युद्ध विराम हुआ है तो हिजबुल्ला के साथ और लेबनान के साथ, तो अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि 60 दिन का तो एक जिसको कह सकते हैं कि भीषण युद्ध चल रहा था। और वैसे तो जो कोल्ड वॉर था, बीच बीच में जो एस्केलेशंस आ रहे थे वो अक्टूबर 2023 से ही चल रहे थे जब हमास के साथ इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन अब चूंकि ये युद्ध ख़त्म हो गया है तो रेड सी क्राइसिस को लेकर भी शायद क्राइसिस ख़त्म होने की तरफ हो, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि इजराइल ने अभी भी अपनी शर्तों पे ही कायम रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि अगर अब कभी भी हिजबुल्लाह ने कोई भी कोशिश की या हमें लगा कि वो कुछ कोशिश करने वाले, हम तब भी जवाब दे देंगे, उनको कार्रवाई हम कर देंगे। और अगर हम देखें तो युद्ध विराम की खबरों से कच्चे तेल की कीमतों में भी कल इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली। प्रशांत सर कैसे देखें सर क्रूड ऑयल से जुड़े हुए काउंटर्स, OMCs काउंटर, क्योंकि जो एक रेड सी क्राइसिस था उसकी वजह से माना जा रहा था कि जो शिपिंग फ्रेट है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। अब हिजबुल्लाह शायद उतने पंगे नहीं करेगा रेड सी में, तो ये माना जाए कि शिपिंग जो रेट्स हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे और शिपिंग कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट होगा। देखो, क्रूड बहुत वोलेटाइल रहा है लास्ट 2 महीने में। और एवरी वीकेंड नया नया हेडलाइंस आ रहा है। एक तो बिडेन के साहब का भी कुछ हेडलाइन आता है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और इन्होंने सीज फायर का जो अभी अनाउंसमेंट किया उसका कुछ ज्यादा फर्क इंडियन मार्केट इक्विटी में तो आया नहीं है, बट क्रूड में थोड़ा सा बेनिफिट लग रहा है। बट मुझे लगता है कि ये हेडलाइंस बनते रहेंगे जब तक ट्रम्प साहब जो जनवरी 20 तक जो उनका सीट में आने वाले हैं तब तक आते नहीं है। तो मुझे लगता है वोलेटिलिटी बाकी रहेगी। एंड आई डोंट थिंक उतना पॉजिटिविटी इंडियन मार्केट्स ने लिया भी नहीं है। जब जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू हुआ था, वॉर का हेडलाइंस बने थे, इंडियन मार्केट्स ने तो बहुत ही जबरदस्त नेगेटिविटी ऑब्जर्व किया था। बट जब ये सीज फायर का न्यूज आया तो आप देखो कोई भी मोमेंटम आया नहीं। तो दैट मीन्स जो स्टेटमेंट इसराइल ने दिया है कि अभी भी वो कायम रहेंगे, अगर कुछ ना कुछ तो ये वीकेंड्स में या कुछ ना कुछ तो इशू करेंगे तो फिर वो रिएक्ट करेंगे। तो दैट इज स्टिल ऑन। मुझे लगता है कि अभी भी जो क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी बाकी है। कभी भी वो फिर से चिंगारी लेके बाहर आ सकता है। इंडियन मार्केट्स उसको सीरियसली ले लिया है, बट टाइम बिंग ओवरऑल सिचुएशन थोड़ा ठंडा हुआ है, बेनिफिटिंग क्रूड विच इज इंडायरेक्टली बेनिफिटिंग फ्यू क्रूड कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स या जो भी उनके जो कंपनीज होते हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, बट नॉट सो गुड। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि कौन सी कंपनीज हैं जिन पर कि आप बेट लगा सकते हैं। सर एशियन पेंट की आपने बात की, काफ़ी तेज़ी से गिरा भी है
जब से रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट से पहले से ही हल्का बहुत डाउन होना शुरू हो गया था, लेकिन रिजल्ट्स ने पूरा इसको ख़राब नतीजों ने इसको पूरा फ्यूल दे दिया कि ये गिर जाए। लेकिन अब चूंकि क्रूड स्टेबल होने की तरफ है $70 के आसपास, विच इज़ मोर और लेस 10% डाउन, जो कि हमने Q2 में देखा $80 के आसपास का एक एवरेज निकल कर आ रहा था। तो हमें एशियन पेंट की डिमांड पर जाना चाहिए या इसकी मार्जिन्स पर जाना चाहिए जहां पर कि उसको बूस्ट मिलेगा? तो टाइमिंग तुमने को मार्जिन में फोकस करना चाहिए। डिमांड और वॉल्यूम में मुझे लगता है कि हाई कंपटीशन सेक्टर हो चुका है। जेएसडब्ल्यू भी आ चुका है, बिरला भी आ चुका है, तो आई थिंक दे विल ट्राई टू ईट द मार्केट शेयर ऑफ एशियन पेंट्स ओनली बिकॉज दिस इज द बिगर एलिफेंट इन द मार्केट। तो टाइमिंग तो मार्केट शेयर में तो बहुत नेगेटिविटी है अगले शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए, बट अगर क्रूड बेनिफिट आता है इस चीज के लिए तो मुझे लगता है कि दैट विल हेल्प दी कंपनी टू इंप्रूव इट्स Q3 और Q4 मार्जिन। अगर एक्सपेक्टेशंस है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2480 और 2520 के आसपास ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। और जब भी ये सिग्नल मिल जाता है कि यस दिस इज अफेक्टिंग इट टू ए गुड एबिटा मार्जिन या स्टेबलाइज मार्जिन जो कंपेयर्ड विद Q2 और Q1, तो मुझे लगता है स्टॉक फिर से 2600 या 2650 तक भी जा सकता है। बिल्कुल। साथ ही कल एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, वो थे फेड के मिनट्स, जहां पर कि उन्होंने कहा कि ब्याज दर में कटौती जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पीड कितनी रहेगी। तो मार्केट ये मान रहा है कि स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हम ग्रेजुअली कट करेंगे और इन्फ्लेशन उनकी टारगेटेड रेंज के पास ही चल रहा है। तो इन्फ्लेशन को लेकर तो वो अब कंफर्टेबल है। सर, कैसे देखें फेड के रेट कट का इम्पैक्ट ग्लोबल इंडिसेस पर, और कौन से काउंटर होंगे जो प्रभावित होंगे? आई थिंक यस, उन ग्रेजुअल जो कट का जो इंडिकेशन दिया है तो मार्केट्स में ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग 50 बेसिस पॉइंट अगेन इन कमिंग नो दिसंबर मीटिंग, बट आई डोंट थिंक इट विल बी 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, इट विल बी 25 बेसिस पॉइंट। तो वो मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है एंड आईटी एज ए सेक्टर ऑलरेडी उसको बेनिफिट लेना चालू कर चुका है। जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने लास्ट 2 दिन पहले एक ट्रम्प टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया था मेक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर, इंडिया वाज नॉट इंक्लूडेड इन दीज डायलॉग्स। तो मुझे लगता है कि दैट इज आल्सो बेनिफिटिंग इंडियन मार्केट्स और इमीडिएट रिएक्शन जो है वो आईटी पे पड़ा हुआ है। और सेकंड इमीडिएट रिएक्शन मुझे लगता है कि कमोडिटी पे पड़ना चाहिए, बट अभी तक वो असर आया नहीं है। जी सर, आपने ट्रम्प जी की बात की और डोनाल्ड ट्रम्प की और टैरिफ की बात की, तो मैं उस पर ही कुछ बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कुछ फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था। तो गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिसमें कि उन्होंने कहा कि ट्रम्प के टैरिफ लगने से अमेरिका की महंगाई दर 1% बढ़ जाएगी। हर 1% टैरिफ बढ़ाने से उनका जो इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आता है वो 0.1% आता है, और ये कोर इन्फ्लेशन पर उनके इम्पैक्ट डालता है। दैट मीन्स कि उन्होंने जो 10% का टैरिफ चाइना पर लगाया वो 1% की महंगाई बढ़ा देगा। लेकिन उन्होंने केवल टैरिफ चाइना पर नहीं लगाया, उन्होंने इनफैक्ट जो ड्यूटी लगाई है वो कनाडा और मैक्सिको पर भी लगाई है। लेकिन पहले इन 3 देशों का टोटल कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अमेरिका के कुल ट्रेड में इन तीनों कंट्रीज़ का करीब 43% हिस्सा आता है जो इंपोर्ट होते हैं उसमें, और जो टैरिफ से जो आय होगी अमेरिका की टैरिफ लगाने से वो करीब $300 बिलियन की हो जाएगी। अगर हम देखें तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया चाइना पर 10% और मैक्सिको और कनाडा पर 25% ड्यूटी लगाई है। नए टैरिफ उन्होंने कहा कि 20 जनवरी से जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं सबसे पहला काम ही ये करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट साइन कर दूंगा। सर, ये एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए कितना फियरफुल है, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज भी हैं जो एक्सपोर्ट बेस हैं, लाइक टाटा मोटर्स और टेक्सटाइल की कुछ कंपनीज लाइक गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग, ट्राइडेंट, भारत फोर्ज, जेके टायर्स, इन सभी कंपनीज पर कितना इम्पैक्टफुल होगा ये? देखो, ट्रम्प साहब का हमने हिस्ट्री एक बार देख चुके हैं उनके टर्म में। ही इज वेरी मच अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ पुटिंग टैरिफ्स एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, बट मेजरली फोकस्ड ऑन द चाइनीज इकोनॉमी। इंडिया के लिए आई डोंट थिंक उतना कुछ अग्रेसिवली कुछ मोमेंटम लेगा, बिकॉज उसके साथ इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का भी एक रिलेशन मेंटेन करना है। एंड आई थिंक the Prime Minister of India has a good logic of going and converting these relationship into strong business. मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब का कोई भी बड़ा हार्श मोमेंटम इंडियन मार्केट्स पे आना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्रीज पे आना चाहिए। सॉफ्टवेयर और फार्मा थोड़ा सा हाईली ड्रिवन टुवर्ड्स द यूएस मार्केट है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, तो थोड़ा सा वो रिस्की टाइप पे रहेगा। बट आई डोंट थिंक ट्रम्प विल टेक ए चांस ऑफ डिस्टर्बिंग दिस इंडस्ट्रीज राइट नाउ। मतलब फर्स्ट फोकस तो चाइना रहेगा, सेकंड मैक्सिको और कनाडा ऑलरेडी उन्होंने फोकस कर चुका है। इंडिया के लिए मेरा थोड़ा सा नेगेटिविटी बहुत कम लग रहा है, विच इज वेरी मच न्यूट्रल टू अस। बिल्कुल। और ये अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ये समझने भी लगी है कि ट्रंप की जो टैरिफ लगाने की एक्टिविटी है उसको किस तरह से सोचना है।
क्योंकि ट्रंप ने कहा कि टैरिफ टैरिफ जो शब्द है वो डिक्शनरी का सबसे खूबसूरत शब्द है। वो कुछ इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। और टैरिफ लगने से हमने देखा कि कनाडा और मैक्सिको की जो करेंसी है वो कल करीब 2 से 4% तक टूटती हुई दिखाई दी। और आईएनजी बैंक उनका मानना है कि टैरिफ लगाना ट्रंप की एक नेगोशिएटिंग टैक्टिस है, और वहीं सिटी का भी लगभग यही मानना है। वो कहते हैं कि ट्रंप जो टैरिफ लगाते हैं ये वो बार्गेन टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, ऐसा उनको लगता है। प्रशांत सर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस तरह की बातें पिछली टर्म में भी उनके देखी गई थी। आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ वो अगर बार्गेन करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम बात की थी हार्ले डेविडसन को स्पेस दिया जाए, इंडिया बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, और एलन मस्क की भी एंट्री कुछ सेक्टर्स में इंडिया में देखने के लिए मिल सकती है, टेस्ला को एंट्री मिल सकती है, और जो उनका स्टारलिंक है उसकी बात हो ही रही है। सर, कैसे देखें इंडियन टू व्हीलर स्पेस को? अगर हार्ले डेविडसन और साथ ही टेस्ला आती है तो फोर व्हीलर स्पेस को, और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर को अगर स्टारलिंक को पूरी तरह से इंडिया में जगह मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट है। हमने लास्ट शो में भी डिस्कस किया था स्टारलिंक के ऊपर। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना इमीडिएटली आके कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा। बट विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देयर कैन बी सम काइंड ऑफ नो जो नेगोशिएटिंग जो हेडलाइंस बन रहा है अभी कि ही इज गुड नेगोशिएटर, तो उसके हिसाब से इवन आई थिंक वी आर ऑल्सो गुड नेगोशिएटर राइट नाउ। वी आर ए गुड पार्टनर फॉर द वर्ल्ड। मुझे लगता है कि जो ग्रोथ इंजन वर्ल्ड का है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई रहेगा अभी आगे जाके 10 साल में। तो यूएस इज नोइंग दैट, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्लस और माइनस इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, बट बेनिफिटिंग मोर टुवर्ड्स इंडिया। जी सर, जो ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं जैसे भारत फोर्ज है, या जो कुछ एक कंपनीज हैं, मैं पढ़ रहा था उसमें मिंडा कॉप भी है जिनका हार्ले डेविडसन को सप्लाई होता है। इनफैक्ट इन कंपनीज में कुछ खास तौर से मिंडा कॉप पे मैं चलिए फोकस करता हूँ कि मिंडा कॉप पर कैसे ट्रेड करें सर? सो ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की ट्रेड है मिंडा कॉप में। जब तक ये पूरा जब चेयर लेके जनवरी से जो उसका एक्शन चालू होगा, सेक्टर वाइज कैसे फोकस करेगा, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फोकस करना है। he will do lot of no things in the no metal side, lot of things in the no weapons and the जो वॉर साइड जो यूज होता है वो सब चीजें के लिए बहुत सारा फोकस करेगा। और फार्मा के लिए शायद मुझे लगता है ज्यादा फोकस करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा फोकस करेगा। ऑटो एज ए सेक्टर जो उसका इंपोर्ट है फ्रॉम इंडिया विल नॉट बी हाईली फोकस फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि उतना इफेक्ट मिंडा के लिए हो या भारत फौज के लिए शॉर्ट टर्म में पड़ना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और खबरें सर जो इम्पॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए, उसमें एक खबर है कि शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनकी जो सेकंड टर्म है वो 12 दिसंबर को पूरी होने जा रही है। अब ये माना जा रहा है कि तीसरी टर्म के लिए भी वही सुटेबल कैंडिडेट रहेंगे और उनको तीसरा टर्म भी पूरा करने के लिए मिल सकता है। अगर हम देखें तो शक्तिकांता दास जी पिछले 6 साल से आरबीआई के गवर्नर हैं। 2018 में उन्होंने उर्जित पटेल जी से डेजिग्नेशन लिया था। उसके बाद लगातार उन्होंने पहला टर्म 2021 में और फिर उसके बाद अब दूसरा टर्म 2024 में वो पूरा कर लेंगे। उनको लगातार पिछले 2 साल से टॉप सेंट्रल बैंकर का अवार्ड भी मिल रहा है इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंस जो कम्युनिटी है वहाँ से। सर, कैसे देखें शक्तिकांता दास? बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी क्रूशल टाइम पर आए थे 2018 में, जब इंडियन मार्केट में बहुत तरह के बैंकिंग और एनबीएफसीज को लेकर क्राइसिस चल रहा था, लाइक दीवान हाउसिंग, यस बैंक और बहुत तरह के बहुत सारी कंपनियां उस लपेटे में आ गई थी। उसके बाद हमने देखा कि 2020 में कोविड को उन्होंने टैकल किया। 2022 में रशिया यूक्रेन की जो भी मूवमेंट हैं, भले ही वो करेंसी की साइड पर हो, भले ही वो इन्फ्लेशन की साइड पर हो, कंट्रोल किया और इंडिया को इस चीज़ के लिए काफ़ी तारीफ भी मिली है। तीसरी टर्म में क्या कुछ ऐसा ज़रूरी लगता है आपको जो कि उनको इंडिया के लिए करना चाहिए, और कितना इम्पैक्ट होगा जब मार्केट ये सुनेगा कि वो तीसरी टर्म में आ रहे हैं? तो आई थिंक इट इज पॉजिटिव ओनली। जिस तरीके से लास्ट 6 महीने के लिए उन्होंने 6 साल के लिए उन्होंने जो संभाला हुआ है, एट द टाइम व्हेन देयर वाज अ नीड ऑफ नो गुड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस, वो टाइम पे इन्होंने चेयर संभाला हुआ है। एंड आई थिंक जो अवार्ड्स उनको मिले हैं ग्लोबल स्पेस में, दैट इज गिविंग ए क्लियर पिक्चर की हाउ ही हैज रियली मैनेज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड इन द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि थर्ड टर्म उनको ही मिलेगा, मतलब 99% चांसेस उनका ही है। प्लस मुझे लगता है कि मार्केट उसको बहुत पॉजिटिविटी लेगा, और ही हैज वेल मैनेज्ड विद ऑल द बैंकिंग सिस्टम। मुझे लगता है कि
वो आने के बाद से बैंकिंग सिस्टम में कोई बड़ा फ्रॉड हो या बड़ा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो या कोई ऐसे रेगुलेशंस आया जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को खराब किया हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ही इज ए गुड मैनेजर फॉर सेंट्रल बैंक लाइक इंडिया। एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना, इट वाज नॉट सो इजी पोस्ट कोविड और प्री कोविड, जिस तरह डिमोनेटाइजेशन होने के बाद जो बैंकिंग सिस्टम में जो जो भी नेगेटिविटी आई थी उसको मैनेज किया बहुत अच्छी तरह से। मुझे लगता है कि ही विल बी कंटिन्यूइंग इट एंड इट इज गुड फॉर इंडियन मार्केट्स। जी, अगर वो तीसरी टर्म का 1 साल पूरा कर देते हैं तो उसके बाद वो इंडिया के सबसे बड़े गवर्नर बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग सर्विंग आरबीआई गवर्नर। 7 साल का अगर उन्होंने अपना टर्म पूरा कर दिया, आरबीआई गवर्नर का एक टर्म 3 साल का होता है। सर, कुछ एक दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं। आदित्य कुमार सांट्रा जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि केयर रेटिंग स्टॉक का लॉन्ग टर्म व्यू क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? आई थिंक यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से केयर रेटिंग इज रियली गुड। जिस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ रहा है, लोग कॉर्पोरेट में केयर रेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब कंपनी को लोन लेने के लिए जाना है, उनके रेटिंग्स बहुत अच्छे होना चाहिए। आजकल जो पोस्ट कोविड के बाद जो बैलेंस शीट्स बहुत लिवरेज होके पूरा क्लियर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि केयर रेटिंग, इकरा रेटिंग, ये सब चीजें रेटिंग एजेंसी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुका है। ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, इमीडिएटली ऐसे कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक्स में या इंडस्ट्री में आता नहीं है, बट द वे हाउ इंडस्ट्री हैज मूव्ड, मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से फिर 2000 के लिए भी एक टारगेट मान के साथ 2 साल के लिए हिसाब से रखना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक जी लखनऊ से, ये पूछ रहे हैं कि सर इनके पास केफिन टैक के 1066 पर कुछ शेयर हैं और ग्रेन्यूल्स के 597 पर हैं, के लिए हुए हैं। 1 साल का व्यू है, क्या करें? ग्रैन्यूल्स बहुत वोलेटाइल है बिकॉज ऑफ अगेन द मार्केट वोलेटिलिटी। मुझे लगता है लास्ट 4 दिनों में जो ग्रैन्यूल्स ने रिकवर कर दिया था, आज वो स्टॉक एफएनओ से बाहर भी है, बट एंड ऑफ द डे अगेन देयर इज ए वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट टुडे, ऑलमोस्ट 2 से 3% नीचे है। यस, द स्टॉक कैन बी गुड अगेन टू रीबाय एट नियर टू 550 560 लेवल्स, बट मुझे लगता है कि अगर कैश में लिया हुआ है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि 650 700 कैन बी टारगेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, और उसके बाद भी रखोगे तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। ओवरऑल फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, बट टेक्निकली मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बाकी रहेगा। जी, कुछ खबरें जहां पर कि हम देखें तो आईटी की दिग्गज 2 कंपनियों से जुड़ी हुई हैं। इन्फोसिस, जहां पर कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की जो 90% वेरिएबल पे है उसका कल भुगतान किया है, और ये परफॉर्मेंस के आधार पर बोनस के टर्म में दिए गए हैं। और कंपनी के कुल खर्चों में अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखें तो करीब 53% होता है सर बोनस पे किया गया है इन्फोसिस की तरफ से। दैट मीन इसके 2 मायने निकलते हैं, एक कि कंपनी अच्छा कर रही है, इंडस्ट्री ठीक कर रही है, जितने हेडविंड्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, गाइडेंस भी बढ़ाई थी, तो ऐसे में कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलना ये एक और पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है विद इन द कंपनी। लेकिन वहीं पर कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही खर्चा उनको अपनी कॉस्ट में भी दिखाना होगा। तो क्या Q3 में कुछ मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा? आई थिंक ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है, मुझे लगता है कि जो एट्रिशन रेट का जो ट्रेंड है वो अगर बचाने के लिए दे हैव टू डन दिस नो एक्शन, बट मुझे लगता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, और मुझे लगता है जब दिया है तो इसके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, मुझे लगता है कि कंपनीज को यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। गाइडेंस मुझे लगता है कि Q3 में बढ़ाने की कोशिश करेंगे टू ऑफसेट दिस नो एक्सपेंसेस इन दी नो एक्सपेंसेस। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। This will be taken very positive for the industry as well as the company, और attrition rate पे भी बहुत positive impact पड़ेगा, और Q3 will be better than Q2। जी, वहीं विप्रो को भी एक इटली की ऑटो कंपनी से रिपीट ऑर्डर मिला है 10 CR का डॉलर में, और अगर हम देखें तो ये पहले भी इनको 2020 में भी मिल चुका था 4 साल के लिए, तो ये 2024 में एक्सपायर हो रहा था, अब अगले 4 साल के लिए दोबारा ऑर्डर मिल गया है। सर, कैसे देखें विप्रो जैसी कंपनीज़ को, चूँकि ग्लोबल ऑर्डर्स उठा रही हैं और रिपीट ऑर्डर उठा रही हैं, कितना पॉजिटिव है या सेंटिमेंटली? जी, ओवरऑल तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, द वे हाउ द आईटी कंपनीज लास्ट 3-4 दिनों में रैली कर चुके हैं अगेंस्ट द मार्केट। तो जो न्यूज रिपीट ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बट ओवरऑल मुझे लगता है विप्रो इन द आईटी पैक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जब भी ये इंडेक्स से बाहर आया हुआ है तब से ये स्टॉक परफॉर्म करना चालू कर चुका है। इट्स इंडायरेक्टली इंडिकेटिंग कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आ चुके हैं अभी। जी, वहीं एक बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला काउंटर ओला इलेक्ट्रिक के, इसमें भी एक बड़ी खबर आई है। इन्होंने अपने स्कूटर्स की नई वेरिएंट और जो रेंज है वो लॉन्च की है,
और उसमें देखें तो जो स्कूटर की प्राइस रेंज रखी गई है वो करीब 40,000 से लेकर 65,000 की रेंज में रखी गई है। ओला गिग और ओला S1Z के नाम से ये नई रेंज लॉन्च की गई है। नए स्कूटर्स की जो डिलीवरी होगी वो अप्रैल और मई में शुरू होगी। हालांकि जो ये सस्ते वाले स्कूटर हैं ये B2B सेगमेंट के लिए दिए गए हैं और बाकी जो स्कूटर्स रहेंगे वो रिटेल सेगमेंट के लिए रहेंगे। आज काउंटर पर 11% का मूव भी देखने के लिए मिल रहा है। सर कैसे देखें ओला इलेक्ट्रिक को, जो कि 130-40 की रेंज पर चला गया था एक समय पर और अब टूटकर 70-80 की रेंज पर आ गया। एवरेजिंग का ले जो निवेशक फंसे हुए हैं ऊपर के भाव के, या अभी वेट करें? ओला इज ए लॉन्ग टर्म स्टोरी, 2 साल के ऊपर का स्टोरी। अगर कोई वेट करना चाहते हैं देन ओनली इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ऑब्वियसली यस, उनको एवरेज आउट करना चाहिए। उनका जो B2B सेगमेंट का जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, कल मैं उसको वीडियोस भी देख रहा था, ये एक्चुअली उनके पोर्टफोलियो में मिसिंग था। जो चाइनीज ई बाइक्स है जो बहुत सारे मार्केट में अभी जो यूज कर रहे हैं फॉर B2B सेगमेंट, जो छोटे मोटे सामान जो ट्रांसफर करते हैं, उनमें ओला वाज मिसिंग एंड आई थिंक दिस वाज द ट्रिगर फॉर द स्टॉक व्हाई इट हैज गॉन अप बाय 11% टुडे। कि B2B सेगमेंट में जहां पे ये प्रेजेंस जीरो था वहां पे अभी ये एक्टिवली आ जाएगा। बट अभी भी कंसर्न्स रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस इश्यूज जो ऑलरेडी मतलब हेडलाइंस बनते जा रहे हैं। बट ओवरऑल अगर स्टोरी देखा जाएगा तो ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है। अगर अगले 1 साल के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है उनका सेल का, अगर वो कर चुके हैं और ऑपरेशन में लेके आएंगे और यूटिलाइज कर ले चालू कर देंगे उनके जो व्हीकल्स में, आई थिंक मार्जिन्स विल इंप्रूव फ्रॉम दोज लेवल्स। वहां पे उनका प्रॉफिटेबिलिटी आने का जो विजिबिलिटी है वहां दिखना चालू हो जाएगा। यस, वी आर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ऑन ओला, अगेन अक्यूमुलेट ऑन एवरी डिप। टारगेट शुड बी होल्डिंग एटलीस्ट 2 years। उसके बीच में जो भी डिप्स आएगा उसको अक्यूमुलेट करना है और नॉट टू वरी ऑन दैट।